बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इंटरव्यूज़ के बारे में कुछ बताएंगे कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। इंटरव्यू एक ऐसा एपिसोड है जिसमें नॉर्मली कैंडिडेट अंडर प्रेशर होता है, तो लिहाजा थोड़े से प्रेशर की गुंजाइश है, लेकिन इस प्रेशर्स को अपने चेहरे से ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना होने दीजिए और कोशिश करें कि आप नॉर्मल रहें। लेकिन मैं समझता हूँ कि नॉर्मल रहने के लिए एक स्ट्रैटेजी ऐसी है या एक तरीक़ाकार वो ये हो सकता है कि दुनिया में जितनी भी ये परेशानियाँ हैं, ख़ास तौर पर एकेडमिक परेशानियाँ, खा कोई इम्तहान हो या इंटरव्यू हो, उसको कम करने का एक ही तरीका है, वो है आपका प्रिपरेशन लेवल। हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, फॉर द एग्ज़ाम और फॉर द इंटरव्यू। अगर आपने तैयारी अच्छी की हुई है तो मैं समझता हूँ कि वो तैयारी जो है वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होगा। इंटरव्यू की तैयारी के दरअसल दो फेजेस होते हैं, एक इंटरव्यू देने से पहले और एक इंटरव्यू के दौरान। जहाँ तक इंटरव्यू देने से पहले का ताल्लुक़ है तो उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप जिस इदारे के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस इदारे के बारे में कोई जानकारी हासिल करें, मालूमात हासिल करें। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक विज़िट करें, वहाँ से लोगों से इंटरव्यू करें, पूछें ये इदारा किस मकासद के लिए है, इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इसके मसाइल क्या हैं, ख़ास तौर पर उन दिनों में किन मसाइल से ये दो चार है। ये चीज़ें आप में एक एतमाद पैदा करेंगी कि क्योंकि उनके क्वेश्चंस का इम्कान है इस हवाले से कुछ सवाल हों, क्योंकि हर इदारा अपने मसाइल हल करना चाहता है और आपको मसाइल हल करने का एक फैक्टर समझकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। अब आपने तैयारी कर ली, इसके साथ थोड़ा सा मैं कहता हूँ तैयारी में आंसर कुछ करंट अफेयर्स का और एक लाइट सा जनरल नॉलेज का भी आपका जो एक फैक्टर है उसमें भी नो हाउ हो, ताकि बंदा यूँ ना महसूस हो कि अपने प्रोफेशन के अलावा या अपने सब्जेक्ट के अलावा इसे दुनिया का कुछ पता नहीं है। और तीसरी बात एकेडमिक्स में ये है कि आपका जो अपना सब्जेक्ट है, अगरचे वो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे मुमकिन है उतना ज़्यादा रेलेवेंट ना भी हो, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट का इल्म होना चाहिए। इस चीज़ का उनको पूरा हक हासिल है इंटरव्यू कमेटी को कि उस सब्जेक्ट के बारे में पूछें जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है या आपका एक्सपर्टीज़ है या कोई स्किल्स जो आपने गेन की है। लिहाजा एक नज़र अपने सब्जेक्ट पर भी देखकर फिर जाइए। अब ये तो हो गई आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। दूसरी बात ये है कि जनरली इंटरव्यू के दौरान आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह आप बात करते हैं, इशारे करते हैं या आपका चेहरे के तसरात हैं या बॉडी की बाकी मूवमेंट्स हैं, बात करते वक्त कैंडिडेट को ये एहसास नहीं होता कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो इतना उसमें इन्वॉल्व होता है सवाल और जवाब में। तो बेहतर ये है, हम रिकमेंड ये करते हैं कि इससे पहले एक मॉक इंटरव्यू आप किसी टीचर को या ऑलरेडी किसी अच्छे ऑफिसर को, कैंडिडेट को जो ऑलरेडी इन प्रोसेस से गुजर चुका है उसको दे दें, ख़ास तौर पर इस एंगल से कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस वक्त आपके हाथ के इशारे कैसे हैं, आप कोई अपने बॉडी के कोई ऐसी मूवमेंट तो नहीं करते, कोई पाँव हिलाता है, कोई टांग हिलाता है या कोई सर के ऐसी जुम्बिश करता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब होती हैं, तो हमें शऊर नहीं होता, सिर्फ दूसरा बंदा उसको जज करता है। अब आपने ये तैयारी के अमल के बाद जिस दिन आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो उसमें मेरी गुजारिश होती है कि उस दिन पहली तो बात ये है कि उस दिन यू शुड टेक ए बाथ, उससे आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा। और दूसरा, नाश्ता किए बगैर ना जाइए, खा आपको कितनी भी परेशानी उस दिन हो या आप ज़हनी तौर पर अपसेट हों, तो यू शुड हैव ए ब्रेकफास्ट। इसलिए कि जो ब्रेन होता है ये ग्लूकोज के साथ काम करता है, इसको ग्लूकोज पहुंचना चाहिए। अगली बात ये है कि जब आप कमरे में दाखिल हो गए तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि जनरली तो वो वेलकम करते हैं, अच्छे जो इंटरव्यू वाले होते हैं, जो चेयरमैन होता है कमेटी का, वो ख़ुद खड़ा होकर इस्तकबाल कैंडिडेट का करता है और उन्हें पूरा एहसास होता है कि आप थोड़े प्रेस्ड होते हैं और थोड़े घबराए होते हैं। आपको नॉर्मलाइज़ करना उनको पता है कि ताकि कैंडिडेट की
असल को हम उभार सकें, उसकी असल जो नॉलेज है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसको बाहर निकाल सकें, तो वो आपको बड़ा कंड्यूसिव, अच्छा इत्मीनान वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आपकी इज़्ज़त नफ्स को पेश नज़र रखते हुए आपको स्टार्ट में ट्रीट करते हैं और ये भी कहते हैं कि प्लीज़ हैव ए सीट। तो आप उस वक्त ये थैंक यू कहकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अब आ जाता है कि कुर्सी पर बैठने की पोजीशन, वहाँ भी एक इस अंदाज से बैठें जैसे एक हम्बल डिसेंट पर्सनैलिटी का मालिक शख्स बैठता है, जो कि ना कि तकब्बुर में कोई मुब्तला है और ना ही वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड है। ये नॉर्मल पोजीशन होती है। चाहें तो आप कुर्सी को टेक भी लगा सकते हैं, कुर्सी से टेक नहीं भी लगा सकते, जो उसके बाजू हैं उस पर अपने बाजू रख भी सकते हैं और बाजू नहीं भी रख सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा झुके होना या बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन में ऐसे करके बैठना, ये भी चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड फील होती हैं। इसके बाद ये है कि जैसे आगे आपके टेबल है तो टेबल पर बहुत ज़्यादा झुके होना भी अच्छा नहीं लगेगा। अगली बात, चेहरे के तसरात। जैसे मैंने स्टार्ट में अर्ज़ किया कि आपने इम्प्रेशन ये देना है कि आप रिलैक्स्ड हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्माइल तो आप चेहरे पर नहीं ला सकते और ना ही ज़्यादा अफसरदगी का और डिप्रेशन का वो एक अंसर लाएंगे। तो इन बिटवीन आपका हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, मुस्कुराहट खेलती सी नज़र आए कि आप यानी एंजॉय कर रहे हैं इंटरव्यू को और बड़े रिलैक्स मूड में आप जवाब दे रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं चेहरे के, मॉक इंटरव्यू में या जो एक्सपीरियंस लोग हैं आपको यह सब बता सकते हैं। अगली बात आ जाती है कि इंटरव्यू में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं आता। ये सबसे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैंडिडेट फील करता है, जो मैं समझता हूँ इसको आपको डिफ़िकल्ट फील नहीं करना चाहिए। देखें, सवाल का जवाब ना आना कोई मसला नहीं है। कोई भी दुनिया का बंदा हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इवन इंटरव्यू कमेटी के लोगों को आपके सामने बिठा दिया जाए और आप उनको क्वेश्चन करें तो मैं नहीं समझता कि आपके भी सारे सवालों का जवाब वो दे सकें। तो लिहाजा पहली तो बात ये है कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप परेशान न होइए, उसमें आप सॉरी सर कहें। जो ख़तरनाक और गलत बात होती है वो डिफेंड करना होता है अपने ना जवाब आने को। लिहाजा इस बात को डिफेंड ना कीजिए कि सर आपने देखा कोई सवाल आपने पूछ लिया है, ये तो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने लिखा भी हुआ है कि मेरा ये सब्जेक्ट है, इसे बाहर आपने सवाल किया। तो वो भाई साहब वो ये भी कह सकते हैं, अच्छा तो फिर जेंटलमैन आपके हम अपने सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो उसमें अगर आपको जवाब ना आए तो यू विल बी देन इन वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। तो लिहाजा डिफेंड ना कीजिए, आप बस सॉरी कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट आंसर। क्योंकि उनके पास 101 जो सवाल हैं वो दे विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन अगर दूसरे का जवाब भी नहीं आता, आप फिर सॉरी सर कहें तो उनके बाद उन्होंने फिर और कर लेना है। और ऐसी बात नहीं है कि आप इतनी तैयारी करके आए हैं तो खैर से आप ही वाहद वो कैंडिडेट हैं जो उनके 15 सवालों में से सबका सॉरी करना पड़े। तो लिहाजा इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो फिर करते क्या हैं, वो अपना लेवल भी नीचे ऊपर करते रहते हैं। जब देखेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे रहे तो वो फिर थोड़े मॉडरेट और लाइट किस्म के और इजी क्वेश्चन में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके अंदर असल से खंगालना होता है और वो खंगाल लेते हैं। इसके बाद दूसरी किस्म का सवाल होता है जो कि आप उसका बिल्कुल ठीक ठाक आंसर जानते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में ना इज़हार करें। उसमें आपका जी चाहता होता है कि मैं ना लंबा आंसर दूं, तो ये भी एक अबनॉर्मेलिटी का इज़हार होता है। तो आप टू द पॉइंट रेलेवेंट मुख्तसर जवाब दें। अगर वो डिटेल में जाना चाहें तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि आपको तो जवाब आता है उसका डिटेल में, तो आप फिर डिटेल में चले जाएं। तीसरी किस्म का सवाल होता है जिसका आंसर आपको ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी एक्यूरेसी पर आपका यकीन नहीं है, तो वेग सा आइडिया है। तो उसमें मेरी एक जनरल एडवाइस स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को होती है कि आप ना उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसको थोड़ा लो कर दें, ये बात करके कि सर आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, या इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है लेकिन थोड़ा सा इल्म मुझे है कि एक आइडिया सा मेरा है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो वो मैं पेश कर देता हूँ। इससे उन्होंने लाजमी कहना है कि यस यस प्लीज़ कम आउट। अब क्या होगा, अगर तो वो सही हो गया तो वो कहेंगे कि जेंटलमैन इट्स ओके, ये ठीक है, आपका आंसर दुरुस्त है। अगर ना हुआ तो अब आपके पास स्पेस तो थी कि जी ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बीट अबाउट द बुश नहीं करता,
तो इसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी थी आंसर में, और ऐन मुमकान है कि कमेटी जो है ना ये दुरुस्त भी कर देती है। अब आ जाती है कि किस माइंडसेट से आपने सवालों के जवाब देने हैं। एक जनरल माइंडसेट हमें तैयार करना चाहिए, जिसकी एक अप्रोच होती है, लोगों की स्टैंड पॉइंट होता है, एक पोजीशन होती है जिस पोजीशन से उसने बातें करनी है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं सोशल जिसमें देखा गया है कि लोगों के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ होते हैं, यानी वो थोड़े से रेडिकल जो अनासर हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं, फंडामेंटलिस्ट जिसे कहते हैं। ये लोग जो हैं ये माशरे में नापसंद किए जाते हैं। इसमें आप एक बैलेंस्ड कंपोज्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तरफैन के जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं उनको सामने रखते हुए एक बेहतर जो एग्रीड अपॉन या कंसेंसस सोसाइटी का एक होता है चीज़ों का, वर्ल्ड वाइड कंसेंसस है इश्यूज़ पर, वही इशू पर आपने अपना स्टैंड पॉइंट रखना है। उसके बाद आ जाती है प्रो ह्यूमैनिटी आपकी अप्रोच हो, यानी उसमें कहीं भी रेसिज्म की झलक ना हो, रिलीजियस हेट्रेड ना आप में हो, बल्कि आपका एक इम्प्रेशन ये हो कि दिस जेंटलमैन, दिस लेडी कैन परफॉर्म वेरी वेल इन ए मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। जब आप जवाब दे रहे हों तो सवाल तो एक टीम के मेंबर ने किया होता है, अपनी आंसर के दौरान और गुफ्तगू के दौरान एक नज़र ज़रा बाकी टीम के मेंबर्स पर भी डाल लें, उनको एहसास हो कि ये हम सबको एड्रेस कर रहा है, और ये आप में मैं अर्ज़ करूं कि आपके अंदर का एतमाद को रिफ़्लेक्ट करता है। नौकरी के लिए कभी मिन्नत समाजत ना कीजिए। ठीक है, आप जितने भी जॉबलेस हों, जितने भी आपके मुआशी मसाइल घरेलू हों, तो वहाँ मिन्नत समाजत वाले रंग ना उसमें जमाएं, कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ये इसका इम्प्रेशन होता है। उनको बंदा चाहिए जो उनके मसाइल का हल जिसके पास हो। आपकी मिन्नत समाजत असल में यही है, आप उन्हें ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि आपके जो इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम है, जिस तरह की शख्सियत या एम्प्लॉई आपको चाहिए है, आई एम द बेस्ट चॉइस। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके जवाब ये बताएं कि इसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ है, इसके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसके पास रेलेवेंट जज्बा है और ये कमिटेड है। ये चीज़ें हैं आपका सबसे अच्छा जो इम्प्रेशन उन पर डालता है। आखिर में जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो आप शुक्रिया के साथ उठ जाएं, अच्छे की उम्मीद रखें, और मुझे यकीन है कि अगर आपने इन चंद बातों को मलूज़े खातिर रखा तो आप इंटरव्यू में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। थैंक यू।